दीपों से महके संसार, फुलझड़ियों की हो झलकार, रंग बिरंगा है आकाश, दीपों की जगमग से आज। फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम एंटायर टीम सिविल स्टाफ। वी बिलीव कि आप दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टीम सिविल स्टाफ की तरफ से आपको ढेर सारी दिवाली की शुभकामनाएं, और वी बिलीव एंड वी प्रे दैट मे योर हार्ड वर्क ब्राइटन अप योर फ्यूचर एंड मे योर एफर्ट्स कल्मिनेट इनटू सक्सेस। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रयास के लेक्चर 29 को पढ़ेंगे। इसमें आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पिछले 28 लेक्चर्स में हमने GS1 के अलग अलग क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जहां पे हमने आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडिया के प्री इंडिपेंडेंस फेज को ऑलरेडी उसके क्वेश्चंस को कवर कर लिया है फ्रॉम 2013 टू 2019। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके यू कैन गेट द एक्सेस टू द प्लेलिस्ट, और उसमें सारे सीक्वेंस में क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज लेक्चर 29 है। हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस के टॉपिक को स्टार्ट कर लिया है और पिछले 6 सालों में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज ऐसा ही एक क्वेश्चन हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लेक्चर को स्टार्ट करें, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए टीम सिविल स्टाफ ने करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसका नाम है परिश्रम 2020। इस टेस्ट सीरीज में आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, तो आपके प्री से पहले तक 24 फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें कि 100 MCQs होंगे, और ये सारे 100 MCQs करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। इनकी मदद से आपके पिछले 1.5-2 सालों के जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन और उनके सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की तैयारी को कंसोलिडेट करने के लिए आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, और इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा प्री और मेंस के ऊपर कंबाइंड फोकस्ड अप्रोच। ठीक है, कंबाइंड तैयारी आप इसकी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीलिम्स के ऐसे फैक्ट्स जो मेंस की आंसर राइटिंग को आपको एनरिच कर सकते हैं, तो वो भी हमने अलग से आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मेंस फॉटर। ठीक है, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिखेंगे, तो उन लिंक्स को जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अभी हम 15% ऑफ इस पे दे रहे हैं। तो अभी एनरोल करने पे यू विल बी गेटिंग 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, और ये टेस्ट सीरीज 2 मोड्स में अवेलेबल है, विद वीडियो सोल्यूशंस जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशंस भी मिलेंगे, और विदाउट वीडियो सोल्यूशंस जिसमें कि आपको वीडियो सोल्यूशन नहीं मिलेंगे लेकिन PDF एक्सप्लेनेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो लिंक जरूर देखिए एंड यूज कूपन कोड CT100K। ठीक है, टीम सिविल स्टाफ इज नाउ 100K स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हमारे 100K प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, सो वी आर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड यू हैव टू यूज द कूपन कोड CT100K टू अवेल दिस डिस्काउंट। हैविंग सेड दैट, लेट्स गो टू द टुडेज लेक्चर और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, हैज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी? क्या लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन ने इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन किया है या नहीं किया? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ये पूछा गया था 2016 में, 12.5 नंबर की इसकी वेटेज थी और 200 वर्ड्स में हमने इसको आंसर करना था। फ्रेंड्स, ऐसा क्लियरली डिफाइन करना कि ये GS1 का ही क्वेश्चन है, ये UPSC ने तो GS1 में पूछा, लेकिन GS2 में भी ये टॉपिक फिट हो सकता था, क्योंकि हमने देखा कि पॉलिटी में भी हम स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की जो हमारी हिस्ट्री रही है उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कोर नॉलेज चाहिए थी, वो कोई हाई फाई बुक या न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं थी उसके लिए। वो आप पॉलिटिकल साइंस की अपनी जो बुक है 11th-12th की, ठीक है, उसमें इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जो इंडिया का पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज को एक NCERT कवर करती है, केवल उस बुक की नॉलेज अगर आपके पास है तो यू कुड हैव रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अगर हम इसको रिलेट करें सिलेबस में दी गए टॉपिक्स के साथ, तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री इस टॉपिक के साथ डायरेक्ट बेयरिंग लगता है, डायरेक्ट लिंक इसका बनता है। लेकिन इसमें कुछ ग्रे एरियाज डेफिनेटली रहते हैं, तो कुछ लिंकेज इसका इंडियन सोसाइटी के साथ भी है। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज इज वन ऑफ द सेलियन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, और उसके बेसिस पे स्टेट्स को बनाना, दिस इज अ सेलियन फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन सोसाइटी के साथ भी इसका लिंक है, और कुछ हद तक GS2 में इंडियन पॉलिटी के साथ भी इसका लिंक है, बट UPSC ने डेफिनेटली इसको GS1 में पूछा था। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमने बताना है कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स ने किस हद तक इंडियन यूनिटी को स्ट्रेंथन किया है। तो फ्रेंड्स, हमने इंश्योर करना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा आंसर एक तरफा ना हो। इस क्वेश्चन के, इस स्टेटमेंट के हम दोनों पहलू बताएं, यानी कि हम ये दिखाएं कि किस हद तक इसने इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन किया है और कहां-कहां इसमें चूक भी हुई है, क्योंकि एक्चुअली देयर हैव बीन सर्टेन लिमिटेशंस जिसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे। तो वो चीजें भी हुई हैं, तो दोनों साइड हमने बतानी है, दोनों पहलू इस चीज के बताने हैं। ठीक है, तो डिमांड हम बहुत ही सिंपल है, तो हमें समझ आ गई। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टार्ट बाय राइटिंग द स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया किस हालत में था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, 500 से ज़्यादा राज्य हमारे, ठीक है, रजवाड़े, वो सब एक तरह से सेपरेट होने की कगार पे थे, और बहुत से वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स ने तो ये तक कह दिया था कि इंडिया की बैल्कनाइजेशन होने से इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है तो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द वर्ड बैल्कनाइजेशन। ये बेसिकली ईस्टर्न यूरोप के कुछ ऐसे स्टेट्स थे कि जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वो कभी
एक यूनाइटेड नेशन नहीं बन पाया, ठीक है। जैसे नेशनलिज्म हुआ था जब, तो आपने देखा था कि कैसे प्रूशिया फिर जर्मनी बना, जर्मन की यूनिफिकेशन हुई, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुई, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक नेशनलिज्म की वेव आई, ठीक है। इंडिया में भी नेशनलिज्म आया, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ लोग थे उनके बीच में जो उनके कल्चरल डिफरेंसेस थे, दे नेवर अलाउड देम टू यूनाइट टुगेदर, ठीक है। तो इसलिए वो बैल्कन स्टेट उनको कहा जाता था, और क्योंकि वो डिसइंटीग्रेटेड थे तो इसलिए बैल्कनाइजेशन एक टर्म बन गई थी जो कि इंडिया के ऊपर अप्लाई होनी स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया के ऐसे 500 राज रजवाड़े और ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस जो अब आज़ाद हैं, दे वोंट बी एबल टू सस्टेन टुगेदर, ठीक है। तो ये थ्योरी को हमारे लीडर्स ने, उस टाइम के जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने अपनी फिलॉसफी को एक तरह से इनकॉर्पोरेट किया, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का आइडिया पास ऑन किया, और उससे जो स्टेट्स बने, ना केवल उसने बैल्कनाइजेशन थ्योरी को फेल करके दिखाया, लेकिन आज की डेट में भी हम देखते हैं कि किस तरह से वी हैव बीन एबल टू सस्टेन आवर इंडिपेंडेंस, सस्टेन आवर यूनिटी। हमने एक अखंड भारत बनाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए, ठीक है। उस टाइम पे कांग्रेस के लीडर्स ने इस चीज़ में हमारी एक बहुत ही विजन के साथ वो डिसीजन लिया था, जिसका फ़ायदा आज हमें मिल रहा है, आज की जनरेशन को वो फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने बून और बेन दोनों चीज़ें बतानी है और एंड में देना है अपना कंक्लूजन, राइट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम ज़्यादा वर्ड्स नहीं खर्चेंगे, 40 से 50 वर्ड्स में आपको इंट्रोडक्शन खत्म करनी है। तो यू कैन राइट दैट इंडिया फेस द थ्रेट ऑफ बैल्कनाइजेशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट्स इनटू पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाज एन अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। लैंग्वेज वॉज सीन एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोर्जिंग द स्टेट्स इनटू वन यूनियन, ठीक है। तो केवल इतना लिख के आप इस क्वेश्चन की बहुत ही सुंदर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपने आंसर में, ठीक है। और ब्रैकेट में थोड़े फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे के आप अपने आंसर की वैल्यूडेशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा एडिड एडवांटेज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने स्टेट्स बताया कि 500 से ज़्यादा, लगभग 545 या 565 स्टेट्स उस टाइम पे थी, ठीक है। तो इनको एक तरह से इकोनॉमिकली वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना था, और उसके बाद जो लैंग्वेज को देखा गया था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स, ये फजल अली कमीशन ने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। जेवीपी कमीशन भी था, आपने ये पॉलिटी में, आई होप इसकी बैकड्रॉप आपने डेफिनेटली पढ़ रखी होगी। तो फजल अली कमीशन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था दैट गिविंग प्रायोरिटी और गिविंग प्राइमेसी टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस लेट अस रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इसके लैंग्वेजेस ये डिसीजन लेने के बाद पिछले 70 साल का हमारे देश का इतिहास जो है वो अपने आप में एक मिसाल है कि किस तरह से ये डिसीजन टू अ लार्ज एक्सटेंट हमारी फेवर में ही गया है। इंडिया की यूनिटी को इसने स्ट्रेंथन ही किया है, ऑल्दो कुछ खट्टी मीठी घटनाएं दूसरी भी जरूर हुई हैं, ठीक है। तो इसमें हम कनेक्टिंग लाइन अब एक ऐड करेंगे और हम इसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस बताएंगे कि इसने कैसे इंडिया की यूनिटी को स्ट्रेंथन किया, ठीक है। एंड फ्रेंड्स माइंड इट, कनेक्टिंग लाइन लिखना बहुत जरूरी है, इससे आपके आंसर को मिलता है एक फ्लो, एग्जामिनर को पढ़ने में आता है मजा, और उससे मिलेंगे आपको कुछ एडेड एडवांटेज इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो डू ऐड कनेक्टिंग लाइंस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द एक्सटेंट टू विच द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड प्रोविंसेस हैज स्ट्रेंथन्ड द कॉज ऑफ इंडियन यूनिटी विच कैन बी एक्सेस्ड अमिड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये आप अब फैक्टर्स बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रेंथन किया हमारी इंडियन यूनिटी को, ठीक है। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स बनी, तो सेम कल्चर शेयर करने वाले लोगों को एक मौका मिला टू गवर्न ऑटोनॉमस पॉलिटिकल यूनिट्स, ठीक है। तो इससे हमारा फेडरल स्ट्रक्चर और एक तरह से फेडरलिज्म की एक शुरुआत हो गई, ठीक है। तो एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल टू हैव ऑटोनॉमस पॉलिटिकल यूनिट्स फॉर गवर्नेंस वाज फुलफिल्ड। मेनी स्टेट्स हैव बीन फोररनर्स ऑफ डेवलपमेंट, दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी बाय ब्रिंगिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। और इसमें आप गुजरात, आंध्र और महाराष्ट्र की एग्जाम्पल दे सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स क्या है यहाँ पे जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, जो हम कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि ऑटोनॉमस पॉलिटिकल यूनिट होने की वजह से, ठीक है, सेम कल्चर शेयर करने वाले लोगों को एक मौका मिला अपनी डेवलपमेंट करने का। और जब वो उन्होंने डेवलपमेंट की तो उस डेवलपमेंट का फायदा सिर्फ उस राज्य को नहीं बल्कि उसके आसपास और दूर दराज के एरियाज में भी उसका फायदा पहुंचा, ठीक है। तो जब इसका फायदा वहां तक पहुंचना शुरू हुआ तो एक तरह से कनेक्शंस बनने स्टार्ट हो गए और वो इतने स्ट्रांग हो गए कि दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिटी ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ पंजाब एंड गुजरात। अब पंजाब में देयर इज अ प्लेस नोन एज लुधियाना विच इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। यहाँ पे कपड़े की काफ़ी बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। तो सूरत से कुछ कपड़ा इंपोर्ट किया जाता है, लुधियाना में उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है या कुछ और प्रोसेसेस उसको वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, और मैन्युफैक्चर्ड आइटम वापस सूरत के थ्रू बाहर के कंट्रीज में पहुँचा दी जाती है या फिर मुंबई के थ्रू बाहर के कंट्रीज में पहुँचा दी जाती है। तो यहाँ पे गुजरात में एक तरह से प्रॉक्सिमिटी टू सी की वजह से गुजरात और पंजाब के इकोनॉमिक लिंक्स बन गए, ठीक है। नाउ पंजाबीज नो दैट गुजराती दे आर हेल्पिंग देम
sell their products, and they are helping them import important products that can help them follow various economic activities. ठीक है, तो इससे नाउ गुजरात एंड पंजाब दे नो कि एक ही यूनियन में रहने से उनका एक दूसरा म्यूचुअल बेनिफिट है. ठीक है, तो इसने यूनिटी को स्ट्रेंथन किया. सेम गोज फॉर महाराष्ट्र एज वेल. ठीक है, महाराष्ट्र को पता है कि अब गुजरात से माल आके पंजाब में बनता है और फिर पंजाबी मेरे स्टेट के थ्रू इसको एक्सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे भी लिंकेज बन गए. इकोनॉमिकली जब आप किसी के साथ कनेक्टेड होते हो तो रिलेशंस और बेटर होते हैं. तो वो भी जानते हैं कि हाँ, हमने ऑटोनॉमस गवर्नेंस करनी है अपने अपने राज्यों की, उसको डेवलप करना है, और बाकी स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेशन अगर हम करेंगे तो उनका भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा. तो इस चीज़ ने इंडिया की यूनिटी में कॉन्ट्रीब्यूट किया. ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स लोकल कस्टम्स की प्रिजर्वेशन. ठीक है, अब जब कोई कम्युनिटी थ्रेटन्ड फील करती है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन एंड रिचुअल्स, ठीक है, तो वो एक तरह से फिसिपेरस टेंडेंसी को जन्म देता है. फिसिपेरस मतलब एक तरह से मान लीजिए कि अगर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश अगर ये अलग अलग स्टेट्स ना होकर एक ही स्टेट्स होते तो जाहिर सी बात है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है विच इन दिस केस इज आई थिंक हिंदूज, ठीक है, तो वो शायद अपना कल्चर पंजाबी और हरियाणा के ऊपर एक तरह से इम्पोज करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि वेस्ट बंगाल में हमें कई जगह पे देखने को मिलता है कि बंगाली जैसे गोरखालैंड की भी डिमांड जो है उसके पीछे इम्पोजिशन ऑफ बंगाली कल्चर एंड बंगाली लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर देयर. ठीक है, तो उस वजह से एक तरह से वो एक इशू है. तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकती थी. ठीक है, लेकिन ये अलग अलग एंटिटीज़ हैं, पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, तो इट गिव्स देम अ चांस टू प्रिजर्व एंड चेरिश देयर कल्चर. इसी के साथ फ्रेंड्स अब ये टाइम भी आ गया है कि अपना अपना कल्चर उन्होंने प्रिजर्व किया, उसको चेरिश किया. और इंडिया में अब सपोज किसी भी काम से अगर हम किसी और स्टेट में जाते हैं, हमें उनके कल्चर के बारे में पता लगता है, तो वी स्टार्ट एंजॉइंग देयर कल्चर एज वेल. ठीक है, जैसे कि गुजराती भी जो है वो भी भटूरे छोले पंजाब के एंजॉय कर सकता है. ठीक है, पंजाब अपने कल्चर में क्या क्या, पंजाबीज भांगड़ा एंजॉय करते हैं, बटर चिकन दे लाइक इट वेरी मच, और बटर चिकन के साथ कुछ और चीज़ें भी उनको पसंद है. लेकिन गुजरात इज़ अ ड्राई स्टेट. ठीक है, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके दे फील हैप्पी. लेकिन जब वो गुजरात घूमने चाहते हैं तो वहाँ पे ढोकला वगैरह खाते हैं. ठीक है, तो इससे इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चर्स की वजह से भी एक यूनिटी स्ट्रेंथन हो रही है. अगर पूरा कंट्री की डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज ना किया जाता, ठीक है, इम्पोज करने की कोशिश की जाती, इम्पोज जब भी कोई करेगा रेजिस्टेंस आएगी. आज की डेट भी इसका गवाह है और आज से 70 साल पहले भी यही चीज़ गवाह थी. ठीक है, जब भी इम्पोज करने की कोशिश करोगे आप अपना कल्चर किसी और कम्युनिटी के ऊपर तो रेजिस्टेंस आएगी. बेटर यही है कि अलाउ देम टू फॉलो देयर ओन कल्चर, और अपने कल्चर की अगर अच्छी बातें हैं वो अपने आप दूसरे लोग उसको फॉलो डेफिनेटली कर लेंगे. ठीक है, एंड विद इसी के साथ अलग अलग ब्रैकेट हमने लिखा कैसे है इसको. अब वी कैन राइट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स अलाउड पीपल टू प्रिजर्व एंड चेरिश देयर कल्चर. विद टाइम ऑल स्टेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड टू चेरिश ईच अदर्स कल्चर, हेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया. ब्रैकेट में हमने लिख दिया क्विजीन्स यानी कि फूड. ठीक है, अलग अलग डिशेस, ड्रेसेस, डांसेस एंड म्यूजिक. ठीक है, हम ड्रेसेस भी एक दूसरे की हम इंजॉय करते हैं. ठीक है, लाइक घाघरा चोली इज फेमस इन पंजाब ऑल्सो एंड इट माइट बी फेमस इन महाराष्ट्र ऑल्सो. ठीक है, सिमिलरली पंजाबी टर्बन्स दे आर पॉपुलर एल्सवेयर एज वेल. पंजाबी जुत्ती मुंबई में बहुत फेमस मानी जाती है, दिल्ली में बड़ी फेमस मानी जाती है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटरमिंगलिंग से, और इसने भी यूनिटी में एक तरह से स्ट्रेंथन किया यूनिटी को. इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. अब फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है कि किसी कम्युनिटी की आवाज़ दब रही है, ठीक है, तो वो कम्युनिटी में भी रेजिस्टेंस आएगी, सोशल मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फिसिपेरस टेंडेंसीज आएंगी. ठीक है, और देश की यूनिटी जो है वो भंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लेकिन अगर उसकी आवाज़ ना दबे, उसकी आवाज़ को मौका मिले टू जॉइन द मेन स्ट्रीम डिस्कशंस, मेन स्ट्रीम डिबेट्स, मेन स्ट्रीम नैरेटिव, तो वहाँ पे फ्रेंड्स बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि दे विल फील सिक्योर. उनको जो लोग हैं उनको लगेगा कि हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा रहा, हमारे मुद्दे भी सुने जाते हैं और उन पर चर्चा करके उनका रेजोल्यूशन निकाला जाता है. तो इस सिग्निफिकेंस इस चीज़ का सिग्निफिकेंस बेसिकली ये है कि जो वर्नाक्यूलर्स की प्रिजर्वेशन हुई, लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशंस को जो प्रिजर्व किया, तो उसमें वर्नाक्यूलर लैंग्वेज ही प्रमोट हुई और वो बनी एक आम आदमी, एक ग्रास रूट लेवल पे रहने वाले एक आम आदमी की आवाज़ जो पहुंची मेन स्ट्रीम में. ठीक है, सो अडॉप्शन ऑफ वर्नाक्यूलर लैंग्वेज एनेबल्ड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय कॉमन मैन एंड एनेबल्ड हिम टू वॉइस इश्यूज ऑफ कंसर्न इन फेमिलियर लैंग्वेज. ठीक है, तो जब इश्यूज ऑफ कंसर्न फेमिलियर लैंग्वेज में एक तरह से रेस किए गए और उनका रेजोल्यूशन भी मिला, तो भी लोगों को लगा कि येस, इंडियन यूनियन में साथ रहने से हमारे इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं, वी कैन लिव इन पीस एंड हार्मनी, वी कैन को एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे भी यूनिटी जो है वो स्ट्रेंथन हुई है. लेकिन लिंग्विस्टिक स्टेट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ठीक है, जो आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं. ठीक है, कुछ साल पहले तक इतनी ज़्यादा नहीं थी, पिछले कुछ सालों में ये बढ़ रही है. ठीक है,
तो इसमें फ्रेंड्स हमने दोनों साइड लिखनी है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइड भी लिखेंगे इसकी. सो वी कैन राइट दैट हाउएवर देयर हैव बीन सम लिमिटेशंस एज वेल. नंबर वन लिमिटेशन इज सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन. सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन का मतलब यह है कि बेसिकली आप अपने रीजन के आदमी के साथ ज़्यादा एसोसिएट कर रहे हैं और किसी आउटसाइडर को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे. ठीक है, यू आर बीइंग इनटॉलरेंट टुवर्ड्स अ प्रॉस्पेरिटी के कोई आउटसाइडर आके अगर अच्छा काम कर रहा है, ही इज़ अर्निंग वेल, ठीक है, एंड ही इज़ बिकमिंग इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, तो आपके मन में वो भेदभाव की भावना आ रही है कि वी आर द सन्स ऑफ द सॉइल एंड हाउ डेयर समवन एल्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड रीप द बेनिफिट्स ऑफ आवर सॉइल. ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन प्रचलित हो रही है विच इज बेसिकली एन आउटकम, एन अनडिजायरेबल आउटकम ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स. ठीक है, तो इसको आपने आंसर में लिखना है दैट सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन एंड अटैक ऑन आउटसाइडर्स फॉर पॉलिटिकल गेन्स इज अ शॉर्ट कमिंग ऑफ लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस. ठीक है, वर्ड्स की लिमिटेशन है, एग्जामिनर ये चीज समझेगा. सिर्फ इतना अगर मेंशन कर दिया और सन्स ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन को इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के अंडरलाइन कर दिया तो काफी एडवांटेज आपको मिल सकती है. सिमिलरली जब इंट्रोडक्शन में हमने वर्ड बैल्कनाइजेशन यूज किया, इसको भी अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना सो दैट यू कैन the examiner may read it and he may give you certain extra advantage. ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स हम इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स की बात करके उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे, क्योंकि लिखने को तो इस क्वेश्चन पे 500 पन्नों की 200 पन्नों की किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन हमारे पास वर्ड्स की इतना लेवरेज नहीं है, वर्ड्स की इतनी लग्जरी नहीं है और टाइम की भी लग्जरी नहीं है, तो इसलिए हम इसको 200 वर्ड्स में इसका समापन करेंगे. इसके बाद इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में हम लिख सकते हैं दैट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजल्टेंट वायलेंस समटाइम्स रेजेस द क्वेश्चन मार्क ओवर लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखने के लिए आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जैसे कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ऑफ तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है, कावेरी को लेके, इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स एक्सेट्रा. तो ये कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं. ठीक है, तो वो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, फेसिपेरस टेंडेंसीज जो हैं उनको जन्म देती हैं. ठीक है, अगर आप JNK की एग्जाम्पल को भी अगर बीच में लाना चाहते हैं, हालांकि JNK वुड नॉट बी अ प्रॉपर एग्जाम्पल, क्योंकि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन में JNK एक तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट की तरह नहीं ऐड हुआ था या उसको लिंग्विस्टिक स्टेट की तरह रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया था. इट वाज अ स्पेशल स्टेट, अलग उसका कहानी रही है, तो उसको अवॉइड करना. ठीक है, ट्राई टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी आर्गूमेंट्स लिखने के बाद यू विल गिव अ कंक्लूजन. तो इसमें हमने बेसिकली बताना है कि लिंग्विस्टिक से इंडिया को ज़्यादातर लार्जली फायदा ही हुआ है, बारिंग फ्यू एक्सेप्शंस. और हमने देखा भी है पिछले 70 सालों में वी हैव बीन एबल टू को एग्जिस्ट. हमारी सारी स्टेट्स जो हैं वो शांति के साथ रह पा रही है, इंडिया एक यूनियन की तरह एग्जिस्ट कर रहा है और बैल्कनाइजेशन थ्योरी पूरी तरह फेल हो चुकी है. तो यही चीज़ हम कंक्लूजन में लिखेंगे. वी विल राइट द लिंग्विस्टिक स्टेट्स forestalled escalation of region-centric grievances into violent forms, barring few exceptions. They proved forecast of balkanization of India absolutely wrong. ठीक है, तो बेसिकली हमने यही बताया है कि अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स ना होती, ठीक है, रीजन सेंट्रिक ग्रीवेंसेस तो अभी भी हैं, लेकिन अगर लिंग्विस्टिक स्टेट्स ना होती तो ये इतनी ज़्यादा होती कि इंडिया कुड ऑल्सो हैव फेस्ड सिविल वॉर. ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे आज के डेवलप्ड मुल्कों में भी सिविल वॉर हुई है, बांग्लादेश में सिविल वॉर हुई. बांग्लादेश इज एन आउटकम ऑफ अ सिविल वॉर. ठीक है, बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, सिविल वॉर के बाद वो सेपरेट हुआ. श्रीलंका हैज़ बिन अ विक्टिम ऑफ सिविल वॉर. लेकिन इंडिया दुनिया की ऐसी एक अजूबा है कि यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम कोएग्जिस्ट कर रहे हैं एंड वी हैव नॉट फेस्ड अ सिविल वॉर सो फार. एंड वी बिलीव एंड वी प्रे दैट आगे भी हम कभी ऐसी चीज़ ना फेस करें. हमारे लोग इतने समझदार हों कि अपने छोटे छोटे मुद्दे जो हैं उससे एक दूसरे के दुश्मन ना बने. ठीक है, कोएग्जिस्ट करने सभी के मुद्दे होते हैं, उसको शांति से सुलझाएं. ठीक है, और कोएग्जिस्ट करें और इंडिया की अखंडता हमेशा बनी रहे. ठीक है, तो ये हमने कंक्लूजन अपनी कर दी. तो अगर आप वर्ड्स काउंट करेंगे इट विल अमाउंट टू ऑलमोस्ट 204 वर्ड्स इफ यू काउंट देम. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में चैलेंज बेसिकली ये नहीं था कि नॉलेज कितनी है आपको, नॉलेज आई होप आपको शायद ज़्यादा ही होगी. ठीक है, लेकिन उस नॉलेज को कंडेंस करके 200 शब्दों में लिखना, दैट वाज अ चैलेंज. ठीक है, तो अगर इस तरह का आप आंसर लिखते हैं तो 6.5 मार्क्स यू कैन स्कोर वेरी इजीली. इसके अलावा अगर आप वैल्यू एडिशंस कुछ कर देते हैं, जैसे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे आप इंडिया का मैप बना दें. ठीक है, एक रफ सा, और अलग अलग 500 प्रिंसली स्टेट्स दिखा दें, तो दैट विल कीप ऑन एडिंग वैल्यू टू योर आंसर. और उसमें आप अकॉर्डिंगली 7, 8, 9.5 ऐसे मार्क्स भी अटेन कर सकते हैं. जितना गुड़ डालते जाओगे आपका दूध उतना ही मीठा होता रहता है. तो क्वेश्चन और आंसर में भी यही चीज़ होती है कि जितनी वैल्यू एडिशन करोगे आंसर उतना ही अच्छा होता है. लेकिन ये याद रखना कि वी डोंट हैव टू राइट द बेस्ट आंसर, वी जस्ट हैव टू राइट एन आंसर विच इज़ बेटर देन अदर्स. ठीक है, तो उसमें इतना भी इसके अंदर ना घुस जाना कि आपने 3 घंटे में सिर्फ एक क्वेश्चन लिखा यूपीएससी में. ठीक है, वर्ड लिमिट होती है और टाइम की भी लिमिटेशन होती है, और 27 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड हमने बनानी है. तो ट्राई राइटिंग एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, ट्राई टाइम योर सेल्फ, रियल टाइम में लिखने की कोशिश कीजिए. एंड
डू अ सेल्फ चेक, ठीक है। आंसर लिखने के बाद देखिए कि किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते थे। अगर डेली आप इस कोशिश के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ अपने आंसर्स लिखेंगे कि मुझे सिर्फ 1 मार्क एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अगर 1 मार्क एक्स्ट्रा आप एक क्वेश्चन में लेंगे तो एक जीएस में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो एक जीएस में आप 20 मार्क्स एक्स्ट्रा ले रहे हैं। टोटल 4 जीएस होते हैं, यहाँ बने 80 मार्क्स, 2 पेपर ऑप्शनल के होते हैं, अगर वहां पे भी आप सेम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे 40 मार्क्स, ठीक है। 120 मार्क्स आपने इंप्रूव किए हैं अपने, ठीक है। तो यही चीज़ चाहिए, 120 मार्क्स अगर आपने इंप्रूव किए हैं तो गेम कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। इसमें हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स आपको रेगुलरली मिलेंगे, डेली मिलेंगे, जो कि आपको यूपीएससी की सही ओरिएंटेशन में तैयारी करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस रीच दिस स्टेटस ऑफ 100K plus subscribers. We are really grateful to you and we believe that we will continue to serve your needs for UPSC preparation and we shall be your partners in this journey, ठीक है। हैविंग सेड दैट फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तैयारी को लेके, ऑप्शनल की चॉइस को लेके, स्ट्रैटेजी को लेके, या किसी भी तरह का डाउट है, उसको हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें मेल लिखिए hello@civilstep.com पे, या फिर हमें कॉल कीजिए 8146207241। यू कैन गिव अस अ कॉल बिटवीन 10 AM to 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। इन केस हम आपकी कॉल नहीं उठा पाते, काइंडली एक्सक्यूज अस एंड वी रिक्वेस्ट यू कि अगर आपकी कॉल नहीं उठती तो आप हमें मेल ड्रॉप कीजिए। उस मेल में अपना नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर लिखिए, ताकि सूटेबल टाइम पे हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको कॉल कर सकें, कॉन्टैक्ट कर सकें, और आपकी जिस भी तरह की क्वेरी और कोई भी क्वेश्चन है उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करें। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली वंस अगेन एंड सी यू सून in the next lecture. Wish you all the best for your exam. Thank you so much.